हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो आपको बताए कि सेवन्थ फेज बिहार सरकार के द्वारा जो बीपीएससी के माध्यम से टीचर का एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है, उसके लिए आपको विषय पढ़ना ज़रूरी है और विषय से ही 100 नंबर जो है पूछे जाएंगे। 50 नंबर जीके जो कि करेंट अफेयर्स और जो भी 50 नंबर का रीजनिंग मैथ होगा, और जो 100 नंबर होगा, आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री से आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम उसी के सिलसिले से हम जो है सिलसिलेवार तरीके से जो हम पढ़ाएंगे आपको। क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है हम बीटीवीसी, मुख्य रूप से बिहार सरकार के जो किताब हैं चलते हैं बीटीवीसी, उसके जो भी चैप्टर हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट है उसको हम अध्ययन करेंगे। लाइन बाय लाइन करेंगे और लाइन बाय लाइन से आपको क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे के लिए भी है और आप जो है जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बुक पढ़ना ज़रूरी है। बुक पढ़िए और बुक से ही आपको अच्छी समझ मिलेगी और समझ आधारित अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा अध्याय है आपका 6 क्लास का और यह हिस्ट्री है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वार्तालाप है। सोनी का सवाल है, सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ, यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। पिंकी क्या है, सोनी से 5 साल की बड़ी है और अब वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सवाल का जवाब जो है अब वो दे रही है। किस प्रकार से, तो देखिए, हजारों साल पहले क्या हुआ, यह कैसे पता लगाएं। देखिए कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ था, यह जो है हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जानते लेते हैं। लेकिन हजारों साल पहले क्या हुआ, इसकी जानकारी इतिहास से प्राप्त करते हैं। किससे, तो इतिहास से। यह हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, वह कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारियाँ जो है हमें इतिहास से ही मिलती है। देखिए, अध्ययन का काल निर्धारित कैसे करें, बहुत ही यहाँ से आप समझेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन अब मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि जो है क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। मतलब आप क्रम से और घटनाओं का जो है क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न घटनाओं को लेकर अतीत से वर्तमान तक, वही जो है क्या है, विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है। कितने, इस काम, अगर आप इतिहास का जो है जानकारी ले रहे हैं तो वर्तमान से अतीत तक, अतीत से वर्तमान तक, तो इसको इतिहास को काल में बांट दिया गया है, काल खंडों में बांटा गया है। सामान्य रूप से इसको 3 काल खंडों में बांटा गया है। बहुत ही बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है, तो 3 काल खंडों में इसको बांटा गया, निर्धारित किए गए हैं। एक है प्राचीन, एक है मध्य और एक है आधुनिक। कितने, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। मध्य मतलब बीच का, प्राचीन मतलब पहले का और आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है। किंतु यह जो है ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक जो है प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते, और जो है इतिहास जो है क्या है, निरंतर चल रहा है और यह जो विभाजन हुआ है यह बाधा नहीं बनता है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से लेकर, जब प्राचीन काल को हम देखेंगे तो मानव का जो आरंभिक क्रियाकलाप हुआ है उससे लेकर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया गया है। ये मान के चलिए 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध जो होता है 700 से लेकर 750 ईस्वी तक जब से शुरू हुआ है, और 700 से 750 ईस्वी तक जो काल है 8वीं शताब्दी तक, ये क्या है, प्राचीन काल है। ये याद रखेंगे, प्राचीन काल का जो काल है वो कितना है, 700 से 750 तक शुरू से
मतलब जब से प्राचीन मानव का जो है आरंभिक क्रियाकलाप शुरू हुआ है उससे। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। और जो यह आरंभ जो होता है इसी के चरण, पहले जो चरण होता है आरंभ जो शुरू होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व। प्राचीन में जो पहले शुरू होता है वो क्या कहलाएगा? पूर्व ऐतिहासिक काल। क्योंकि उस युग की घटनाओं का उल्लेख क्रमबद्ध जो है लिखित उपलब्ध नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का जो है क्रमबद्ध लिखित रूप से मिला हुआ है, तो नहीं। इसका जो है क्रमबद्ध लिखित रूप से उपलब्ध आपको पूर्व ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल के पूर्व ऐतिहासिक काल, पहला जो भाग है पूर्व ऐतिहासिक काल, यहाँ पर याद रखेंगे। जो प्राचीन काल है वो शुरू से लेकर 750 ईस्वी तक, तो 750 ईस्वी तक जो है, ईस्वी तक वो जो उसमें भी आपको प्राचीन काल में एक भाग जो होता है वो पूर्व ऐतिहासिक काल होता है। और पूर्व ऐतिहासिक काल जो है आपको लिखित रूप से नहीं मिलता है। ठीक, इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन, और इसी समय जो है गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। याद रखेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल में ही आपको जो है पहिया, आग, खेती, पशुपालन, गांव, कस्बा, शहर आदि का जो है यहाँ पर आपको विकास होता हुआ दिखाई देता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ। कब? तो 6ठी शताब्दी में, जो कि यहाँ पर जो है राज्यों का पूर्व निर्माण शुरू हो जाता है और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आने लगे। और 6ठी शताब्दी तक जो है आते आते जो है इसका विघटन मतलब टूटने लगता है और छोटे छोटे राज्यों में यह जो है विघटित हो जा अस्तित्व में ये आते हैं। अब है 8वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य में देखेंगे तो 750 ईस्वी के राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, परंतु जो है व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का जो है गठन संभव हुआ। और सांस्कृतिक समन्वय भी जो है हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुए। यह प्रक्रिया जो है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्व पतनशील अवस्था में आ गई और इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल मध्यकाल का अंत हुआ। कब? तो 18वीं शताब्दी में जो है मध्यकाल का जो है अंत होता है। मध्यकाल कब? तो 18वीं शताब्दी में इसका समाप्त हो जाता है। आधुनिक काल में देखेंगे तो देखिए पहले था प्राचीन में पूर्व जो है प्राचीन, तब मध्य, तब आपका आधुनिक। प्राचीन का काल जो है शुरू से लेकर वो 750 ईस्वी तक, 750 से लेकर 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो है ये मध्यकाल है। अब जो है आधुनिक काल जो है 18वीं शताब्दी से अभी तक जो है चल रहा है, वो क्या है? आधुनिक काल है। आधुनिक काल का आरंभ जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है, जो अभी तक है। और जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई, इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह जो है नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशों द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? विदेश के द्वारा, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। ये आधुनिक है। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। जो हमारे लिए संसाधन का जो है उपयोग करना चाहते थे, हमारा जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है विदेशियों के द्वारा चल रहा था, हमारा जो है आर्थिक संसाधन वो प्राप्त कर रहे थे, ये क्या था? यही उपनिवेशवाद है। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद बोलते हैं। जो प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, ये सारे जो हैं प्रशासनिक, आर्थिक जो भी व्यवस्थाएं हैं ये विदेशों के द्वारा चल रही थी। यही विदेश क्या हो गया? हम उसके उपनिवेश हो गए। यही उपनिवेशवाद कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका जो है आर्थिक शोषण करता है। और इसी के अंतर्गत जो है हम थे विदेश में, जो है इंग्लैंड जो है हमारा जो है उपनिवेश बनाकर रखा हुआ था। जो है
इंग्लैंड का हम उपनिवेश थे। इसमें जो है आप क्या थे, कमज़ोर देश थे। उसका जो है आर्थिक शोषण आपका जो है किया जा रहा था। आपका जो है अपनी उन्नति के लिए आपका वो शोषण कर रहा था। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी और उसके बाद जो है एक चेतना जगती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस अनौपचारिक जो है औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय रूप से सक्रिय हुआ और जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित था। 19वीं की शताब्दी के जो है उत्तरार्ध में 1857 के मध्य में जो है 1857 के बाद जो है इसका जो है औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जो है कार्रवाई शुरू होती है, आंदोलन शुरू होता है। सत्य और अहिंसा से ये सिद्धांतों से प्रेरित था। सन 1947 में जो है हमारा भारत का आज़ादी मिलती है और एक संविधान बनता है। इस संविधान के द्वारा जो है जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल जो है भारत के आधुनिक काल का इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। जो अभी आपने पढ़ा कि एक जो है आपका प्रारंभिक जो काल है, आरंभिक जो है काल है, वो क्या है? आरंभिक काल पूर्व ऐतिहासिक काल है। क्या है आरंभिक काल? मतलब प्राचीन काल में आपको आरंभिक काल मिलता है, वो क्या है? पूर्व ऐतिहासिक काल। एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल, एक क्या हो गया? एक हो गया आपका जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल में अभी आप जी रहे हैं और जो आपका मध्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक है और 750 से 700 तक जो आपका 8वीं शताब्दी है, वो जो है उससे पहले का काल क्या है? प्राचीन काल है। एक प्राचीन काल में आपको ये भी मिला कि प्राचीन काल में आपको आधुनिक चरण में देखते हैं तो इसके आधुनिक चरण में आपको देखने को क्या मिलता है? आपको पूर्व ऐतिहासिक काल मिलता है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में लोग जो है लिखित रूप आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पर आग, पहिया जो है उपयोग, ये सारे प्राचीन काल में आपको देखने को मिलते हैं। और आपको ये धीरे धीरे आते आते 6वीं शताब्दी तक आते आते जो है इसका निर्माण जो है आगे बढ़ता है। जो है साम्राज्य, उसके बाद जो है समाज का विघटन भी होता है, छोटे राज्य का निर्माण भी होता है। ये सारे जो हैं प्राचीन काल में होते हैं। अब हम जो है इसके बाद देखेंगे जब भारत का जो है आज़ाद होता है और यह जो है काल क्या कहा जाता है? आधुनिक काल होता है। अब हम मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, तो उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। मानव जाति के इतिहास को किस प्रकार से आप जान रहे हैं? देखिए, आपको इसमें लिखा गया है कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। और इन इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। पहला स्रोत जो है एक पुस्तक जो है आपको मिलता है और उसको ढूंढ कर आप पढ़ते हैं, जानकारी आप प्राप्त करते हैं मानव जाति के। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें जो हैं हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो हाथ से लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? पांडुलिपि कहलाता है। याद रखेंगे, पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। किस पे? तो ताड़पत्र और भोजपत्र, ये दोनों याद रखेंगे। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ स्थित हैं, सुरक्षित हैं। पटना के कहाँ? तो खुदाबख्श लाइब्रेरी में, और पालीगंज स्थित कहाँ पे? भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में। संग्रहालय और अन्य संस्थानों में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक आदि हैं। आपको कविता, महाकाव्य, नाटक आदि आपको स्रोत जो है लिखित रूप से मिलते हैं। इनमें से कई विस्तृत जो है इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृतिक, तमिल और कन्नड़ में लिखा गया है। ये ताड़पत्र पर लिखा गया पांडुलिपि है। ये अभिलेख आपको दिख रहा है, ये पत्थर पर लिखा गया है, इसलिए अभिलेख कहते हैं इसको। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख जो होता है वह पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किया जाता है। किस पे? तो पत्थर पर जो है इसका जो है धातु द्वारा उसका उत्कीर्ण करते हैं पत्थर पर अभिलेख को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिलेख किस पर लिखा जाता है? तो पत्थर या धातु पे।
इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेशों और उपलब्धियां वर्णित, इन्हें जो है वैसी जगहों पर लगाया जाता है। जो यहाँ पर किसका उपयोग होता है, तो राजा और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के जो आदेश को इसमें वर्णित किया जाता है, उपलब्धि को वर्णित किया जाता है और ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहाँ जो है अधिक से अधिक लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। क्या था, ये अभिलेख था। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में जो है पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात जो है ये काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। ये जो है काफ़ी प्राचीन है, इसीलिए ये इसको पुरातात्विक भी बोलते हैं। पुरातात्विक क्या, जो काफ़ी समय से है, प्राचीन है और इसको खुदाई करके आप प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पुरातत्वविद कहलाते हैं। जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो पुराना चीज़ है, पुराने वस्तुओं का जो अध्ययन हो रहा है, वो सारे अध्ययन करने वाले क्या कहलाएंगे, पुरातत्व का जो अध्ययन करेंगे वो पुरातत्वविद कहलाएंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर सिक्का मुंड हो गया, ये आपको मृदुभांड हो गया, ये क्या है, पुरातत्व है। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पंछियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। इसमें देखेंगे पुरातात्विक वस्तु में जानवर, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डी भी आपको मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा आता है कि अतीत में किस प्रकार जो है के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। देखिए, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। कौन थे, डॉक्टर स्पूनर। कहाँ पे, तो पटना के कुम्हार नामक स्थान में। क्वेश्चन जो है आप याद रखेंगे किसका था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ थे। स्तंभ क्या होता है, तो एक पाया होता है, वो स्तंभ कहलाता है, जो पाया के नाम से आप ये जानते भी हैं। स्तंभ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कुम्हार नामक स्थान से पटना के डॉक्टर स्पूनर ने इसकी खुदाई की। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए। इसमें जो है मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं जो है भव्यता का प्रकाश पड़ता है। कैसा था साम्राज्य मगध का, इसके जो है भव्यता और समृद्धि का जो है प्रकाश पड़ता है। आगे है कि इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। देखिए, सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, ठीक, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। जो सिक्के क्या थे, ये शासक के द्वारा जो है जारी किया जाता था। इसमें आपका राजकीय चिन्ह क्या था, धार्मिक चिन्ह या जो है कोई लिपि जो है इसमें अंकित किया जाता था। सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जो सिक्कों का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो मुद्रा मतलब रुपया, आप जो मुद्रा कहते हैं कि रुपया कहते हैं, ये मुद्रा शास्त्र, जो आप सिक्का का जो अध्ययन कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। आगे आपका है कि लिखा गया है कि खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण के समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप खोजे हैं उसका किस समय का, उसका जो है अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित हैं वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। बहुत बार पूछा जाता है कि अगर पुरानी चीज़ों का आप विश्लेषण कर रहे हैं कि वो किस सभ्यता की है, कब इसका जो है प्रचलन था, तो ये जो है कैसे आप किस पद्धति से आप इसका जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला आप याद रखेंगे रेडियो कार्बन विधि या कार्बन पद्धति, कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 मतलब कार्बन 14। इससे आप पुराने जो हैं वस्तुओं का जो है निर्धारण जो है किस समय की है, इसका जो है आप अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे, एक बात को बोलते हैं रेडियो कार्बन विधि, कार्बन पद्धति। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए भी आए।
अब हम रेडियो कार्बन पद्धति के नाम को भी के बारे में अध्ययन जो है थोड़ा डिटेल से करते हैं। क्या है? तो रेडियो कार्बन विधि क्या है? तो तिथि निर्धारण के यह जो है काम भौतिक शास्त्री करते हैं। कौन? तो भौतिक शास्त्री। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। क्या होता है? सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है उसमें, जो क्या कहलाता है? रेडियो कार्बन विधि को जो है आप अध्ययन करने के लिए एक वस्तु लेते हैं और उस वस्तु में जो है रेडियोधर्मी पदार्थ हैं लगाते हैं जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी जो वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। और रेडियोधर्मी क्या है? वो पदार्थ होते हैं जिसमें जो है छोटा छोटा कण निकलता है। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। क्या होता है? जिस प्रकार आप मनुष्य जिंदा है तो उस प्रकार जो आप वो क्या ले रहा है वायुमंडल से? कार्बन 14 ले रहा है, और जब वो मरता है तो ये जो है क्या होता है? ये उसके बाद वो खो देता है। जब कोई मर जाता है तो तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 40 नहीं लेता है। जब वो मर जाता है तो क्या होता है? कार्बन 40 नहीं लेता है। यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खाता रहता है। उसके बाद क्या होता है? ये एक निश्चित दर पर उसको खाते रहता है। भौतिक शास्त्री इसी जो है निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जैव की आयु, कोई निश्चित आयु जो है निर्धारित करते हैं। देखते हैं कि उसकी आयु कितना है, निश्चित करते हैं। उस जैव की जो है जीव की आयु कितना है वो निश्चित करते हैं कार्बन 14 की अवस्था को देखकर। इसको आप शॉर्ट टर्म में समझेंगे कि एक जो है रेडियोधर्मी है, और रेडियोधर्मी जो है छोटे छोटे कण निकलता है। इससे रेडियोधर्मी से वह पदार्थ होता है जिससे क्या होता है? छोटा छोटे कण निकलता है। जब मनुष्य जिंदा होता है तो उसका ग्रहण करता है, जब मर जाता है तो उसको कार्बन 14 का ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहता है। और जब यही जो है वो निहित करता है कि कार्बन 40 की मात्रा का पता लगाकर ये निहित कर देता है कि वह जीव जो है किस आयु का है और यह जो है जीव कितने आयु से यहाँ पर रह रहा है। अब देखिए तिथियों का मतलब, हम तिथि का मतलब पढ़ेंगे। तिथि के बारे में भी आपसे यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तिथि क्या है? तो तिथि जो होता है, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शंख संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप में तिथियों का गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तिथि का निर्धारण किसके जन्म से किया जाता है? तो ईसा मसीह के। पहले कैसे? तो विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर पहले प्राचीन में किया जाता था। अब देखिए इसमें ईसा मसीह के जन्म के जीवन की जो है जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। जब वो जन्म लेते हैं ईसा मसीह के जीवन को 0 माना जाता है, और उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब उनका जन्म हुआ है उसके जन्म के पहले जो होता है वो BC मतलब BC या बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में इसे ईसवी पूर्व मतलब ईसा पूर्व कहते हैं। जन्म के बाद के जन्म के पहले का जो समय है वो ईसवी पूर्व है, ईसा पूर्व है, या इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसवी पूर्व बोलते हैं, अंग्रेजी में BC बोलते हैं। ये क्या है? तो उनके जन्म के पूर्व की जो तिथि होती है वो BC कहलाती है। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो ईसवी का शुरुआत क्या होता है? तो ईसवी का शुरुआत जो होता है उनके जन्म के वर्ष से है, जब वो जन्म लेते हैं, और उसके बाद का जो वर्ष होता है वो क्या होता है? जन्म के वर्ष से। जैसे कि वो जन्म उनका 2000 में है, यहाँ पर बताया भी गया है कि उनका जो है जन्म होता है उसके बाद का जो तिथि होता है वो ईसवी होता है, ठीक है। AD होता है मतलब एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है, AD के नाम से जाना जाता है। यदि देखिए जैसे कि यदि कहीं 2000 ईस्वी लिखा रहता है तो उसमें क्या देखते हैं? लिखा देखते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009 में 9वें वर्ष
से है, मतलब 2009 आपको कहीं दिखाई ईस्वी दिखाई दे रहा है तो 9वें वर्ष, मतलब ईसा मसीह के 2000 वर्ष के 2009वें वर्ष के जो है बाद का ये आपको ईस्वी में आपको अगर देख रहे हैं तो है। इसी प्रकार यदि अगर आप देखते होंगे कहीं पर यही जो है 2500 ईस्वी पूर्व अगर लिखा हुआ है आपको मिल गया, तो आप यह इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का जो समय हो जाएगा वो ईसा पूर्व हो जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं 2010 आपको मिल जाए मान के चलिए, तो 2010 ईस्वी अगर मिल गया तो ईसा मसीह के 2010 भी ईस्वी मतलब बाद, अगर यही आपको 2010 ईस्वी पूर्व यहीं पर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले पूर्व जो है 2010 ईस्वी पूर्व, ऐसे आप इसको समझेंगे। देखिए तिथि का निर्धारण इस ग्राफ से समझा जा सकता है। ये ईस्वी पूर्व हो गया और ये ईस्वी हो गया, ये BC हो गया बिफोर क्राइस्ट, और AD हो गया मतलब इनो डोमिनी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 50,000 BC मतलब ईस्वी पूर्व, 10,000, 5,501 ये जन्म, ये हो गया जन्म। और जन्म के बाद मतलब 100, 500, 1000 से 2010 तक, ये सारे क्या हो गए, ये हो गए आपके टोटल, आप ये ईस्वी हो गया, और ये क्या हो गया, ये 50,000 ईस्वी पूर्व मतलब जन्म से जो है पहले का जो काल है वो क्या हो जाएगा, ईस्वी पूर्व, जन्म के बाद का जो काल हो जाएगा वो ईस्वी हो जाएगा। अब ये इसको समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब देखिए भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है। भौगोलिक पृष्ठभूमि तो प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने, तो 4 भागों में। ये याद रखेंगे कैसे कैसे बांटा गया है, यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से भी आपको बताएंगे। पहला जो भाग होता है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इसमें आपको जो कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश आते हैं। जब आप भारत के नक्शा को देखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है और ऐसे करके चला जाता है। ये क्या है, ये भाग जो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश है जो कि तराई के जंगल से प्रारंभ होता है और हिमालय के शिखर, ये तराई होगा, और यहाँ से शुरू होते हुए कहाँ पर, शिखर तक पहुँचता है, हिमालय के शिखर तक। इसमें जो है कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम ये सब प्रदेश आते हैं। दूसरा आपका है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कौन मैदान है, तो उत्तर का मैदान, उपजाऊ भूमि और पैदावार के लिए, अधिक पैदावार के लिए। इसमें जो है सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है, और यह जो है यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र आप देखेंगे तो दक्षिण के पठार का है। आप ऐसे देखिए तो ये दक्षिण का पठार है। इसके अंतर्गत जो है नर्मदा और तापी, ये जो है यहाँ से नर्मदा और तापी का जो है नदी बहता है। इस भाग में जो है विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। आप अगर ऐसे देखें तो आपको हम चित्र में भी दिखा देंगे। क्या है, इसमें जो है दक्षिण की पठार में आपको क्या मिलता है, तो इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ी मिलता है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने वाला कौन सा पहाड़ है, विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ी है। ये क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक कर देता है। ये भाग जो देख रहे हैं ये विंध्य का जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत को दक्षिण, ये दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत। ये सतपुरा की पहाड़ी आपको यहाँ पर दिखता है जो गुजरात से लेकर आपको दिल्ली तक जाता है। आगे है कि सुदूर, चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। ये देखिए डेल्टा वाले प्रदेश में आपको कृष्णा, कावेरी और गोदावरी मिलता है जो कि दक्षिण में स्थित है। दक्षिण के मैदान में, ये दक्षिण का मैदान है कि यहाँ पर आपको कृष्णा, गोदावरी और कावेरी मिलता है। यहाँ पर आपको उपमहाद्वीप जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें देखेंगे तो ये कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आपको यहाँ पर है जो डेल्टा, और ये जो है विंध्य सतपुरा की पहाड़ी है। ये सतपुरा की पहाड़ी इधर है, विंध्य की पहाड़ी इधर है। जो है भारत को 2 भागों में विभक्त करता है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। ठीक,
अब आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करता है। जो भारत उपमहाद्वीप का ये ऊपर का भाग जो है ये क्या करता है, ये जो भाग है ये क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है, ऐसे ऐसे करके आप देखते हैं ऊपर में आपको पर्वत श्रृंखला मिलता है, ये क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है। भारतीय उपमहाद्वीप को किससे, तो पश्चिमी और मध्य एशिया से अलग करता है। ये मध्य एशिया मतलब ऊपर में देखते होंगे कि ये भाग जो है ये मध्य एशिया का ये एशिया है, तो ये मध्य एशिया से कौन अलग करता है, तो यही जो पर्वत श्रृंखला जो है ये मध्य एशिया, इधर चीन चला जाएगा, इधर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ऊपर आपको अफगानिस्तान है, ये मध्य एशिया से उसको अलग कर देता है। ये पश्चिम का उपमहाद्वीप या पश्चिमी ये जो है ये भाग जो क्या है ये पश्चिमी भाग है, तो ये जो है इसको भारत को उपमहाद्वीप को अलग कौन करता है, पश्चिमी तथा मध्य एशिया से इसको कौन अलग करता है, तो पर्वत श्रृंखला। लेकिन इन पर्वतों के में अनेक दर्रे, जो मतलब दर्रे मतलब क्या होता है, रास्ते हैं, जैसे खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा, ये जो है रास्ते आपको दर्रे मिलते हैं जो इन पर्वत श्रृंखला में आपको मिलते हैं। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क जो है अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है, और यही दर्रा जो है भारत के ये जो है दर्रा जो है अफगानिस्तान ईरान से बना हुआ इसी के कारण होता है रहता है। दर्रे पहाड़ियों के बीच के सकरे रास्ते होते हैं। दर्रे क्या होते हैं, तो ये अगर देखिए, ये अगर आपका पहाड़ है तो ये जो आपको सकरा रास्ता दिख रहा है ये क्या है, ये दर्रा है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं जहां लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पर जो है गेहूं और जौ का सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था और कितनी ईस्वी पूर्व, तो 6000 ईस्वी पूर्व में जो है मेहरगढ़ में, कहाँ, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम मतलब ऐसे याद रखेंगे, तो ये आपका हो गया उत्तर, ये होगा पश्चिम, यहाँ पर आपको मेहरगढ़ है, और ये मेहरगढ़ जो है यहीं पर आपको सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को जो है उपजाना आरंभ किया गया। भेड़, बकरी तथा गाय जैसे बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहाँ पर जो है बैल हो गया, गाय हो गया, भेड़ बकरी हो गई, ये सब जो है पालतू यहाँ पर बनाने शुरू हो गए मेहरगढ़ में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं उनकी सहायक नदियाँ बहती है, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही आप देखें पाकिस्तान इधर है, ये पश्चिम का क्षेत्र हो गया, ये जो है सिंधु हो गया, उत्तर से जो मानसरोवर से निकलते हुए यहाँ से आती है, तो ये आपको यहाँ पर आपको सिंधु मिल रही है, तो ये क्या है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो ये जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम जो है सिंधु एवं इसके सहायक नदियाँ जो कि चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ये सारे जो हैं आपको सहायक नदियाँ इसमें जाकर मिलती है सिंधु में। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग सहायक नदी क्या करता है, एक बड़ी नदी में मिल जाता है। लगभग 4700 से साल मतलब कि 2500 ईस्वी पूर्व इन्हें जो है साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। कितने वर्ष पहले जो है नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, आपको 4700 ईस्वी साल दे देगा या 2500 ईस्वी पूर्व देगा, तो इन्हीं जो है काल में जो है नदियों के किनारे स्थानीय जो है नगरीय सभ्यता का विकास शुरू होता है 2500 ईस्वी पूर्व। उपमहाद्वीप जो है उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मतलब अब देखिए ये उत्तर है, ये आपका पूरब है, यहाँ पर मेघालय है, ये जो है गारो, खासी, जैंतिया, ऐसे करके गारो, खासी और जैंतिया, ये जो है इसमें जो है मिसमी और नागा पहाड़ियाँ क्या है, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ आपको इसमें मिलती है। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव मूल की जो है पहचान है। मानव मूल की इसमें जो है पहचान आपको इसी के कारण यहाँ पर मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक का रास्ता है। भारतीय महाद्वीप में क्या है, विंध्य पर्वत जो है विभाजन करता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। तो विंध्य के जो है दक्षिण में, विंध्य के मतलब दक्षिण नीचे की ओर जो है महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। महापाषाणी संस्कृति में जो है मृतक को
दफनाकर उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। इसमें क्या था, तो महापाषाण संस्कृति में मृतक जो होते थे उसमें दफना देते थे और चारों तरफ जो है पत्थर लगा देते थे। तो यही जो है महापाषाणी संस्कृति में आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब है कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदी। देखिए ये जो है विंध्य पहाड़ी है, ये आपका विंध्य पहाड़ी है। तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया, ये जो है ऊपर वाला उत्तर, और ये पूर्व, ये यहाँ पर आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे जो है नदी और उसके सहायक नदी आपको देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं व्यापारिक मार्ग, भारत का जो है कृषि स्थल यहाँ ऊपर की, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर जो है ये भाग जो है ये व्यापारिक मार्ग जो है था। नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में जो है स्थित कोलडीहवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं। विंध्य पहाड़ी जो है विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, देखिए विंध्य पहाड़ी आपको जब देखते हैं, ये विंध्य पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में आपको क्या मिलता है, कोलडीहवा और चोपानी मांडो स्थल आपको मिलते हैं, जहाँ पर पहले चावल या धान का जो है उपजाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही पहाड़ी जो है बहुत ही बार पूछा गया है। कहाँ, तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित कोलडीहवा। वहाँ ये भी पूछा जाता है कि चावल का सबसे पहले कहाँ पर उपजाया गया था, तो कोलडीहवा एवं चौपानी मांडो, ये दोनों जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, चौपानी मांडो या कोलडीहवा। आपको ज़्यादातर कोलडीहवा ही दिया जाता है कि धान का जो है खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो कोलडीहवा। ये कहाँ स्थित है, तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि उत्तर भारत में बहने वाली नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जो अगर आप देखेंगे भारत का उत्तर वाला क्षेत्र जो देखेंगे, तो उत्तर वाले क्षेत्र में जो गंगा नदी बह रही है, तो यहाँ पर दक्षिण के क्षेत्र मतलब नीचे का क्षेत्र, ये जो नीचे का क्षेत्र यहाँ पर आपको पटना मिल रहा है, तो ये पटना जो था ये मगध के नाम से जाना जाता था। ये जो क्षेत्र जो था ये मगध के नाम से जाना जाता था। और यहाँ शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा ने इस वितरण से स्पष्ट है, भौगोलिक रूपरेखा की इस वितरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप के यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी ये एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचाई पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों और जोखिम उठाकर जो है इन क्षेत्रों में एक दूसरे स्थान पर जो है आया जाया यात्रा किया करते थे, और उन्होंने जो है और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय खरीद बिक्री जो है ये करते थे। इसके अलावा जो है लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी लोग जो है बोलचाल के मतलब खैबर और चोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आए थे। मतलब ये जो है बाहर से भी लोग जो है रास्ते से बोलन रास्ते से, गोमल रास्ते से भारत आए थे। इसका जो है आवागमन हमारी सांस्कृतिक परंपरा का जो है समृद्ध हुई। इसके आवागमन से यही जो है हमारा खैबर, बोलन और गोमल के रास्ते से हमारे जो है उपमहाद्वीप के जो लोग भारत उपमहाद्वीप में जो है लोग आते हैं और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करते हैं। देश का नाम आप देखिए कैसे पड़ता है, तो देश का नाम हमारे अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, किसे, तो इंडस से। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत में जो है कब, तो 2500 ईस्वी पूर्व जो है उत्तर पश्चिम से कौन आए थे, तो ईरानी और यूनानी ने क्या कहा, सिंधु को हिंदोस कहा, और हिंदोस जो है अथवा इसको इंदोस कहा। यह जो है किसके लिए, तो इसके नाम जो है सिंधु
सिंधु को नदी जो था उसको क्या बोला, उन्होंने हिंदोस बोला, और हिंदोस बोला अथवा इसको इंदोस कहा। ये याद रखेंगे, किन्होंने हिंदोस या अथवा इंदोस बोला, तो ईरानी और यूनानी ने। कहाँ से आया, तो उत्तर पश्चिम से। कब, तो 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो तथा इस नदी के पूर्व के स्थित भूमि को इंडिया कहा। और जब यह नदी देखते हैं सिंधु है, और तो इसके पूर्व ये जो भाग पूरब का जो है, ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है, यह जो है इंडिया कहलाता है। ये भूमि को उन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। यही से आप इसको समझें, एक ये जो भाग है, ये नदी है, ये नदी को उन्होंने क्या कहा, सिंधु को। ये सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और जो उसके पूरब के जो भाग है, ये पूरब का जो भाग है, ये पूरब के भाग को उन्होंने इंडिया कहा। कौन कहा, तो ईरानी और यूनानी ने। कहाँ से आए, उत्तर पश्चिम से। कब आए, तो 2500 ईस्वी पूर्व आए। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति होती। किससे, हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नाम की उत्पत्ति होती है, तो फारसी शब्द से। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत, मतलब भरत के नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। ये भी जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहते थे, और इन्हीं के नाम से जो है, भरत के नाम से ही भारत नाम पड़ा है। ये कुछ मान्यता है। इसका जो है उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है, और जो है उत्तर पश्चिम में जो है भरत नाम का जो है उल्लेख किस वेद में, तो ऋग्वेद में आपको मिलता है लगभग 1500 ईस्वी पूर्व। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, और प्राचीन काल में भारत जीवन कैसा था, और प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका जो है क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये आपका जो अभी तक जो पढ़ा, ये आपका अध्याय किस प्रकार से देखें कि कैसे आपका जो अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको है कि मनुष्य, पशु, पौधे के अवशेषों की प्राचीनतम निर्धारण किस विधि से करते हैं, तो ये क्या है, ये निर्धारण है आपका कार्बन 14 पद्धति। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है, तो ये कौन है, तो विंध्य पर्वत है। आगे है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ये कोल्डिहवा में मिलता है प्राचीनतम प्रमाण। कोल्डिहवा में आपको चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ, तो कोल्डिहवा में। मेहरगढ़ के बारे में भी आपने ऊपर पढ़ा कि मेहरगढ़ में सबसे पहले 6000 ईस्वी पूर्व जो है, यहाँ पर आपको नगर पद्धति जो है आपको देखने को मिलती है। अब खाली स्थान के बारे में है, क्षेत्र में अधीन विशाल साम्राज्य कौन था, तो आपको उत्तर के क्षेत्र में, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो है मगध था। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया जा सकता है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को उपमहाद्वीप में जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया जा सकता है, तो ये जो है भारत को किस रूप से भौगोलिक दृष्टिकोण में, तो उपमहाद्वीप है। और जो है इसको आप किस रूप में विभाजित करते हैं, किया जा सकता है, इसको कितने भागों में, तो आप भौगोलिक दृष्टिकोण से आप 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण का भाग हो गया, मध्य भाग हो गया। डैश ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई की, तो ये जो देख रहे हैं कुम्हार नामक जो आप देखे थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो है आपकी स्तंभ मिले थे, तो डॉक्टर स्पूनर ने। और एक दो क्वेश्चन और हैं, हम उसको भी कर लेते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ कब होता है, तो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल का प्रारंभ जो है आज 18वीं शताब्दी से। देश क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ है, तो देश क्षेत्र में, तो ये महापाषाणी संस्कृति का जो क्षेत्र है, जो आपको उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आपको होता है। तो इस प्रकार आपका जो है क्षेत्र जो है, यहाँ पर कुछ सम्मिलित करने के लिए कहता है खांसी जो है जंतिया, मगध और महापाषाणी संस्कृति और चौपांडी मांडो। देखिए चौपांडी मांडो जो है अनाज के प्रमाण के लिए है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो महापाषाणी संस्कृति जनजाति जो है, ये जनजाति आपको कहाँ, तो यहाँ पर खांसी में, मगध में आपको क्या मिलता है, बड़ा साम्राज्य मिलता है। और यहाँ पर महापाषाणी संस्कृति जो है दक्षिण भारत में, ऊपर में आप याद रखेंगे दक्षिण भारत में।
यहाँ पर चर्चा करने के लिए क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ है और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से सतपुड़ा, बिंदु, गंगा नदी आप एटलस से आप देखेंगे। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम जो है इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए तीसरा अध्याय अब हम अगले चैप्टर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए